अच्छी और सच्ची खबरों में हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे सहयोगी चैनल आज तक की एक नई पहल। नमस्कार, मैं हूं राहुल कंवल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप। अंजना, जब भी आपके और हमारे या फिर करोड़ों देशवासियों के सामने देश का शानदार और देश का मान बढ़ाने वाला राष्ट्रगान बजता है तो यकीनन हर कोई भावुक हो जाता है और हमारा रोम रोम देशभक्ति से सराबोर हो जाता है। कल स्वतंत्रता दिवस है। हमें ये बताने में बेहद फख्र महसूस हो रहा है कि हम आपके लिए वो जनगण मन ला रहे हैं जिसका आपने केवल सपना ही देखा होगा। अंजना, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से राष्ट्रगान यकीनन पहले कभी नहीं सुना गया होगा, क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ये जानता है कि हमारे दर्शक हमारे जैसे ही हैं और लगातार ऐसे तरीकों की तलाश में रहते हैं जिसमें नए तकनीक के जरिए हमारे देश के इतिहास को पेश किया जा सके और इसे ऐसे तरीकों से जीवंत कर सके जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की और गई। वाकई देखिए राहुल, इसीलिए आज जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आपके लिए पहली बार होगा, देश के लिए पहली बार होगा। स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया टुडे ग्रुप ने उन भावुक पलों को तकनीक में पिरोकर एक नए अंदाज में आपके सामने रखने की तैयारी की है। आपकी रूह को छुएंगे हम, क्योंकि वक्त के आप ऐसे गवाह बनेंगे आज जहां पर हम इतिहास और तकनीक का मिलन करने वाले हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक के जरिए आजादी के दौर के महापुरुषों को एक साथ लाकर राष्ट्रगान को एक नए अंदाज में हम पेश कर रहे हैं। आप जो देखने जा रहे हैं वो हमारे इतिहास के गौरवशाली दौर और शानदार भविष्य का एक अद्भुत मिलन होगा, क्योंकि आप उन महापुरुषों को राष्ट्रगान गाते हुए एक साथ एक सुर में देखेंगे। देखिए, आइए राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नाम ये जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जड़ गड़ मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय चलिए अब शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। हम सबसे पहले पहाड़ों में हो रही भीषण बारिश की करेंगे, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करें। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। शिमला में लैंडस्लाइड के चलते मलबे में शिव मंदिर दब गया, जिसमें कई लोग दब गए। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल के अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें, वहां भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। हालांकि जगह जगह से रेस्क्यू टीमें लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाने में जुटी हैं। पहाड़ों में बरसी आसमानी आफत और धरती के देवदूतों की शुरू हो गई जिंदगी बचाने की कवायद। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश ने कहर बरपाया, जिसके बाद राहत और बचाव की टीमें कड़ी मशक्कत में जुट गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ। समर हिल इलाके में भारी बारिश की वजह से शिव बावड़ी मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। मंदिर के ऊपर मलबे के साथ कई पेड़ भी आ गिरे। घटना में कई लोगों के दबने की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस की टीम के साथ ही आसपास के लोग भी फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों में जुट गए। ये 7:22 के करीब हादसा हुआ है और मुझे इसकी सूचना मिली है 7:45 बजे।
और 7:45 बजे मेरी वाइफ यहाँ सुबह मंदिर में आई थी, तो 15 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि उस समय वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो मेरा अनुमान है कि इसमें पूरे जो लोग हैं वो 30 और 35 के करीब लोग हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए आर्मी के जवान भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे और जिंदगी बचाने की जंग में शामिल हुए। यहाँ पर जो है शिव मंदिर समर हिल इलाके की ये घटना थी। लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ऐसे लोग जो हैं वो इसकी जद में आ गए थे। बताया जा रहा था 20 से 30 लोग जो हैं वो सुबह के समय शिवलिंग पर जल अभिषेक के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद मंदिर का पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका है। और उसके बाद आईटीबीपी के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आर्मी के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की क्यूआरटी की टीम साथ में यहाँ पर पहुंची है और अब किसी तरह से लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ से की जा रही है। एक तरफ बड़े कटर के साथ पेड़ को काटने की तैयारी, पेड़ को काटा जा रहा है और उसके बाद जो स्लैब है उसे भी बड़े कटर के साथ जो है वो यहाँ पर काटा जा रहा है ताकि जो नीचे उसके लोग हैं अब उनको जो है वो वहाँ से बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद भी हालात का जायजा लेने मौके पर आए। एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, लोकल लोग तैनात कर दिए हैं, पुलिस के एसपी यहाँ खड़े होकर सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो लगे हुए थे कि फटाफट उठा के एक आधी जिंदगी बचाई जा सके। जो भी जिंदगी बचाने की हमारी कोशिश होगी उस संदर्भ में हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ है जहाँ हमें तकरीबन 30-35 लोगों के दबे होने की खबर प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों को भारी मुसीबत में डाल दिया है। सोलन से लेकर मंडी तक में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जहां तहां फंसे लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश जारी है। तस्वीरें हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के ब्याड़ खड्ड की है, जहां एक गाड़ी समेत 3 लोग तेज बहाव में फंस गए। इन्हें बचाने के लिए यहां पुलिस प्रशासन और आसपास के लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है। मूसलाधार बारिश के चलते ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के टनल में जल भराव हो गया। इसके चलते यहां काम कर रहे 114 मजदूर अंदर फंसकर रह गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर फंसे श्रमिकों को एक-एक कर निकालने का काम शुरू हुआ। ये तस्वीरें भी ऋषिकेश की ही हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आमबाग इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस आया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रस्सियों और राफ्ट की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। चमोली जिले में हाइड्रो लिमिटेड पावर प्लांट में 2 मजदूर सैलाब के चलते फंस गए थे, जिन्हें पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में रविवार रात से हो रही भारी बारिश के बाद से ही एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लग गई। जगह जगह फंसे लोगों को बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। शिमला से विकास शर्मा और ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद के हालात को लेकर वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान ने। सुक्खू साहब, पिछली आपदा से निपटने की कोशिश आप कर रहे थे, लेकिन ये जो नया त्राहिमाम हुआ है, इसको किस तरीके से आप निपट रहे हैं? देखिए, पिछले 48 घंटों की बारिश ने तबाही का वो मंजर हिमाचल प्रदेश में दिखाया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है और आप भी देख रहे हैं कि आप बारिश में आए हैं। प्रत्येक जगह लैंडस्लाइड हुआ है और 1200 के करीब सड़कें हमारी अवरुद्ध हैं। लेकिन जो लैंडस्लाइड में जितनी जाने गई है वो एक दिन में इतनी जाने पहले कभी नहीं गई थी। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, सेना की मदद ले रहे हैं, एनडीआरएफ की मदद ले रहे हैं, एसडीआरएफ की मदद ले रहे हैं। पिछली आपदा में जब आई थी तो जो जाने थी वो कम गई थी। इसमें एक ही दिन में 50 से अधिक मौतें हो गई है।
जो स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व का दिवस है, उसको सेरिमोनियल बनाया है। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनको रद्द कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, आगे अभी और कितनी बारिश का अनुमान है, इन सब के बारे में भी हमने एक्सपर्ट से राय ली है। सबसे पहले मैं मानसून में जो वेदर सिस्टम होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि जो मानसून ट्रफ है वो जब भी फुटहिल्स में होता है तभी पहाड़ों में अच्छी बरसात होती है, नॉर्दर्न यूपी में। तो वर्तमान में जो मानसून ट्रफ है वो फुटहिल्स में है, जो अमृतसर पटियाला के आसपास से होता हुआ जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, और साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ J&K एंड पंजाब के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। तो उसके कारण पिछले 24 घंटे में खासतौर से अगर हम J&K की बात करें तो वहाँ 1-2 जगह में हैवी रेन रिपोर्ट हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर वेरी हैवी और उसके साथ साथ में 2-3 जगह एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। तो कुल मिला कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। उसी तरह अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 1-2 जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेन रिपोर्ट हुई है और कई जगह में भारी बरसात हुई है। अब इसके साथ साथ अगर हम पूर्वानुमान की बात करें तो खास तौर से इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून ट्रफ और जो साउथ वेस्टर्ली हवाएं अरबियन सी से जा रही हैं उनके कारण हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में कई जगह भारी से बहुत भारी बरसात होगी। वहीं 1-2 जगह में अति भारी वृष्टि होगी, जिसे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहते हैं। 24 घंटे के बाद में रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, वेरी हैवी रह जाएगी, और डे 3 की बात करें तो हैवी रह जाएगी। तो कुल मिला के अगले 24 घंटे के लिए हिमाचल उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है और उसके बाद में डे 2 के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि 24 घंटे बहुत बरसात होगी, उसके बाद कमी हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम पंजाब हरियाणा यूपी की बात करें तो स्कैटर टाइप की रेनफॉल एक्टिविटी अगले 24 घंटे रहेगी और उसके बाद आइसोलेटेड टाइप की एक्टिविटी और कुछ जगह में स्कैटर्ड रहेगी। अगर हम NCR दिल्ली की बात करें खास तौर से 15 अगस्त के सिनारियो में, तो हमको उम्मीद है कि NCR में आज रात को एक लाइट रेन का स्पेल्स आने की उम्मीद है और कल अर्ली मॉर्निंग में पॉसिबिलिटी है कि क्लाउडी के साथ में कुछ ड्रिजल टाइप का अर्ली मॉर्निंग में रेन की संभावना है। तो कुल मिला के टोटल अमाउंट तो रेनफॉल का लाइट ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं बात अरीहा की। 2.5 साल की इस बच्ची को जर्मनी से भारत लाने के लिए उसके माता पिता दिन रात एक किए हुए हैं। आज अरीहा की मां धराशाह दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास अपनी बेटी के लिए गुहार लगाने पहुंची। यहाँ पर तो हमारी बच्ची का पूरा बचपन खो गया है, इसलिए मैं आज करूँ मेरी बच्ची को ये बचपन नहीं खोने दिया जाए, उसे प्लीज उसे उसका बचपन जीने दिया जाए। छोटे से बच्चे को कहीं पे हम आजादी का महोत्सव नहीं मनाने दिए जा रहे, तो हम आजाद नहीं हुए। एक मां के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। रूंधते गले से वो अपनी बेटी के बचपन खोने की दुहाई दे रही है। जर्मनी में फंसी अपनी लाडली अरीहा को भारत लाने के लिए धाराशाह जगह जगह गुहार लगाकर थक चुकी हैं। अब तो यही कह रही हैं कि कम से कम इनकी बेटी अरीहा को बर्लिन में ही सही, वहां भारतीयों के साथ हिंदुस्तान की आजादी का जश्न तो मनाने दीजिए। आजादी का अमृत महोत्सव अरीहा 2 साल की भारतीय बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं है, उसे जो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज हमने कैद में रखा है, उसे भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की आजादी मिलनी चाहिए। हम हमारे साथ नहीं पर एटलीस्ट उसे भारतीय समुदाय के साथ जर्मनी में तो ये मौका दिया जाए कि वो भारतीय लोगों से मिले, भारतीय एम्बेसी से मिले। अब तो हमारी विजिटेशन भी बंद कर दी है, ये बहाना दे के कि बच्चे को मिलाने के लिए लेके जाने वाला कोई नहीं है। जब हमने रिक्वेस्ट की कि भारत समुदाय के लोग आपकी मदद करेंगे तो बोल रहे हैं कि हमें उसकी सेफ्टी का देखना पड़े। अरे कोई भी भारतीय आदमी क्या बच्ची के लिए सेफ नहीं है? उनका जर्मन चाइल्ड सर्विसेज का मतलब क्या है? ये प्रेजुडाइज व्यू है उनका हमारी ओर। मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ जनता से भी रिक्वेस्ट करने कि आप भी मोदी जी तक, जर्मन एम्बेसी तक, जर्मन सरकार तक ये बात पहुँचाए कि अरीहा को भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने दिया जाए। धाराशाह को बहुत उम्मीदें हैं कि शायद भारत सरकार की मदद से स्वतंत्रता दिवस के दिन अरीहा को भी जर्मनी की ज्यादतियों से आजादी मिल सके। इसको लेकर 2.5 साल की मासूम बेटी अरीहा के लिए धाराशाह दिल्ली में सांसदों से मिल चुकी हैं, गृह मंत्रालय से लगातार संपर्क में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार गुहार लगा रही हैं। जंतर मंतर पर भी यही गुहार लगाने पहुंची थी कि उनकी बेटी को आजादी का जश्न मनाने का मौका मिले, तो अब राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास भी इसी गुहार के साथ वो पहुंची। हम लोग लगातार एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी एंड विदेश मंत्रालय सबको लिख रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं से भी कोई समाचार नहीं मिल रहा है। मैं लगातार विदेश मंत्रालय से मीटिंग के लिए भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। जब एमईए ने जो लास्ट मुलाकात की थी तो यही अपडेट था कि उन्होंने जर्मन एम्बेसडर को समन किया। मैंने आज भी मेल डाला है कि उनका क्या जवाब आया है, कुछ जवाब आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ एटलीस्ट हमें अपडेट मिले, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमें भी अरिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे उसकी सेफ्टी के लिए बहुत फिक्र हो रही है। धारा शाह अपने पिता और बहन के साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास लोगों का समर्थन हासिल करने के मकसद से पहुंची, ताकि उनके लिए जर्मनी से लेकर भारत सरकार तक मासूम अरीहा की आजादी की आवाज पहुंचाई जा सके। पूरी पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करना चाहते कि जो 2.5 साल की छोटी सी इनोसेंट बेबी है, उसके लिए जो वो नहीं बोल सकती, तो हम सब रिक्वेस्ट करते कि आप उसकी आवाज़ बन के उसके लिए बोले और रिक्वेस्ट करें इंडियन गवर्नमेंट को। रिक्वेस्ट करने के लिए आप प्लीज़ सोशल मीडिया में, ट्विटर्स पे, फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे आपको बस टैग करना है इंडियन गवर्नमेंट को और शेयर करना है अपनी स्टोरी में, ताकि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, जर्मन गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो हमारे अरीहा को सारे राइट्स दे। अरीहा के लिए जीएनटी की मुहिम भी जारी है, तो लोगों का समर्थन भी खूब मिल रहा है। सभी इस माँ के दर्द को बाखूबी समझ रहे हैं। हमारी सही में शक्ति वर्ल्ड लेवल पर है, तो वो जो अरीहा बच्ची है वो इन माँ बाप को मिलनी चाहिए। जर्मन सरकार का कोई हक नहीं बनता किसी भी तरीके का। अगर ये लोग कसूरवार थे, ये तो खुलेआम घूम रहे हैं, बच्चा किसी और को दे रखा नहीं, ये गलत है। सिटीजनशिप इनकी इंडियन है, तो इंडियन गवर्नमेंट कस्टडी लेगी ना, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन लोगों के पास में कैसा राइट है? और जब यहाँ पे माँ बाप बोल रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली कोई भी सपोर्ट करेगा, कोई भी इंडियन सपोर्ट करेगा। हम विदेश मंत्री जयशंकर से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर अमल किया जाए। सही आजादी अगर इस साल मिलेगी तो ये मुद्दा उठा के मिलेगी हमें। सितंबर 2021 में अरीहा जब महज 7 महीने की थी, तभी उसकी परवरिश में खामी का आरोप लगाते हुए उसके माता पिता से उसे जर्मनी में छीन लिया गया। आरोप गलत पाए जाने के बाद भी उसे माता पिता को नहीं सौंपा गया, उल्टा जर्मनी में फॉस्टर होम में रख दिया गया। पहले तो माता पिता को अरीहा से मिलने भी दिया जाता था, लेकिन अब उस पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि वीडियो कॉल पर भी रोक लगा दी गई है, जिसने धारा शाह की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल जो धारा की एक छोटी सी कोशिश है, फिलहाल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनकी बच्ची को, अरीहा को, बर्लिन में ही इंडियन कम्युनिटी के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाने दिया जाए। उस पर भी उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ना तो बर्लिन से, ना ही भारत सरकार से। लेकिन फिर भी आज अरीहा की माँ, उनकी मौसी, उनके नाना पहुँचे हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनके साथ जरूर आए। इधर अरीहा की मां धारा शाह दिल्ली में अपनी बेटी को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो उधर जर्मनी में पिता भावेश शाह तमाम कोशिशों में जुटे हैं कि उनकी बेटी को किसी तरह आजादी मिल पाए, लेकिन उन्हें भी वहां मायूसी ही मिल रही है। उनके मुताबिक अरीहा को भारत की जड़ से ही जुदा करने की जर्मनी सरकार की साजिश है। सारे इंडियन जितने भी ड्रेसेस दिए थे सारे रिटर्न कर दिए। मतलब वो लोग हमको तो नहीं मिलाना चाहते, लेकिन ये सारे उसको इंडियन ड्रेसेस भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये सारे ड्रेसेस हमने दिए थे, एक अनयूज्ड है, अभी तक ऐसे के ऐसे ही है। फिर ये हमने उसको बॉटल दी थी, तो ये बॉटल भी अनयूज्ड है पूरी, ऐसे के ऐसे हमको रिटर्न कर दी। हमने ये डॉल दी थी, ये भी पूरी रिटर्न कर दी। उसके बाद में ये हम लोग ने खिलौना उसके बर्थडे के टाइम पे लेके गए थे हम लोग। ये देखो हर एक चीज पैक्ड है और किसी चीज को यूज नहीं किया है। ये भी हम लोग ने उनको अरिया को दिया था, ये भी रिटर्न कर दिया। ये सब सारी चीजें अभी 3+ बच्चे लोग के खेलने के लिए है, तो ये सारी चीजें उन्होंने रिटर्न कर दी है जो हम लोग दिया। ये टोपी भी दी थी उनको इंडिया से लाके, ये भी हमको रिटर्न कर दी। मतलब वो लोग हमारे से तो ठीक है, इंडियन कल्चर से भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। अरीहा के माता पिता ने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है, तो भारत से लेकर जर्मनी तक में अरीहा के समर्थन में भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। मोदी जी सेव अरीहा, मोदी जी सेव अरीहा, मोदी जी सेव अरीहा, मोदी जी सेव अरीहा, अरीहा को रिहा करो, अरीहा को रिहा करो, अरीहा को रिहा करो। अरीहा के साथ में जो हो रहा है ये एकदम साफ साफ दिख रहा है कि एक नाइंसाफी हो रही है उनके पेरेंट्स
के साथ में बच्ची को जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। जिस इल्ज़ाम पे बच्ची को लिया गया था वो इल्ज़ाम खारिज हो चुका है। उसके बाद बच्ची को रखने का मतलब क्या है? ये उनकी टायरनी है, ये दिख रहा है सबको। जब तक हमारे भारत के लोग, जब तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेंगी, ये बच्ची वापस इंडिया नहीं आ सकती। इंडियन गवर्नमेंट को ये समझना होगा, ये पेरेंट्स का दर्द समझना होगा। अरिहा के लिए हर कोई गंभीर कोशिश कर रहा है ताकि उसे जर्मनी से भारत लाया जा सके। गृह मंत्रालय की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। अब सबकी नजरें सिर्फ इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये कोशिश कब तक रंग लाती है। दिल्ली से मनीषा औरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आसमान के सिकंदर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की, जिन्हें 4 की संख्या में देश की उत्तरी सीमा में मौजूद एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। जब से खबर सामने आई है तब से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं। बिना इंसान के उड़ने वाले हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की तैनाती के बाद से चीन और पाकिस्तान को छोटी से छोटी हिमाकत पर भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्हें पता है कि अब छोटी सी चालाकी भी आसमान के सिकंदर की नजरों से बच नहीं पाएगी। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाए जाने वाले ये ड्रोन एक उड़ान में हमारे दोनों पड़ोसियों से लगी सरहद की न सिर्फ निगरानी कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला करके किसी भी तरह की सैन्य या फिर आतंकी गतिविधि को नाकाम भी कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान क्यों दहशत में है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन एक मीडियम ऑल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला हेरॉन मार्क 2 ड्रोन 1430 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ उड़ सकता है, जिसमें ईंधन के अलावा 490 किलोग्राम तक लंबी दूरी की घातक मिसाइलें समेत दूसरे खतरनाक हथियार ले जाने का वजन भी शामिल है। हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। हेरॉन मार्क 2 में रोटैक्स 916 IS इंजन लगा हुआ है और इसी इंजन के कारण हेरॉन को जबरदस्त ताकत मिलती है। आसमान का सिकंदर माने जाने वाले ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। हेरॉन मार्क 2 टेक ऑफ के बाद 150 समुद्री मील यानी कि करीब 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद हेरॉन लगातार 45 घंटे तक हवा में रह सकता है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन में लंबी दूरी तक नजर रखने वाले थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्वेलेंस, विजिबल लाइट, रडार सिस्टम लगा है। थर्मोग्राफिक कैमरा यानी कि इंफ्रारेड कैमरा, जो कि रात में या फिर अंधेरे में भी देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट, एयरबॉर्न गाइडेड सर्वेलेंस, जो कि दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। यह आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी कि टैंक या फिर इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को भी दे सकता है। और यही वजह है कि दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ये ड्रोन कई 100 किलोमीटर दूर से ही जानकारियां जुटा सकता है। इसके अलावा हेरॉन मार्क 2 ड्रोन अपने बेस से उड़कर मिशन पूरा करके खुद वापस बेस पर लौट सकता है। और इसके लिए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। चौड़ी और मजबूत बॉडी होने के कारण हेरॉन ड्रोन को आसानी से लंबे समय तक ऑपरेट किया जा सकता है। इससे इस ड्रोन के रखरखाव में भी कम खर्च आता है। और सबसे बड़ी और खास बात यह कि इस ड्रोन को किसी तरह से भी जाम नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें एंटी जैमिंग तकनीक भी लगी है, जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। साफ है कि चीन की सेना लद्दाख सीमा के उस पार या फिर इस पार भारत के खिलाफ कोई भी नापाक हरकत करेगी तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत भारत को हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स मिले हैं। चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बाद इजरायल ने पिछले साल ये भारत को दिए, जिसका एकमात्र मकसद है देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना। ऐसी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं कि भारतीय सेना इसका इस्तेमाल सीमाओं की निगरानी और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भी कर सकती है। और माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय नौसेना को हेरॉन मार्क 2 ड्रोन मिल सकते हैं, जिसकी मदद से वो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चीन की हरकतों और घुसपैठ पर लगाम लगा सकते हैं। इस वक्त हेरॉन ड्रोन में
20 से अधिक देशों की वायुसेना में तैनात है हेरोन और उनके ऑपरेशन गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारत की सीमाओं पर विषम भौगोलिक हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी हेरोन ड्रोन को गेम चेंजर के तौर पर देख रही है। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में हम पहली बार आपको एक ऐसा घातक हथियार दिखाने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिकी और इजरायली सेनाएं करती हैं। बात चाहे अफगानिस्तान की हो या दुनिया के किसी भी कोने में छिपे आतंकी या दुश्मन को पिन पॉइंट करके मौत के घाट उतारा जाता है। अब ऐसी ताकत भारतीय वायुसेना के पास आ गई है। हम बात कर रहे हैं हेरोन ड्रोन मार्क 2 की, जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इस वक्त हम कश्मीर के एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं जहां पर हेरोन ड्रोन मार्क 2 को शामिल किया गया है यहाँ पर। और आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर दुश्मन के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ये दुनिया का सबसे घातक हेरोन मार्क 2 ड्रोन पूरी तरह से तैयार है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।